नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एस के यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप जानते हैं कि सफलता क्लासेस वनडे एग्जाम के अलावा तमाम क्लासेस स्टार्ट किया है। वर्ल्ड लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी टेस्ट कंडक्ट में बैच स्टार्ट किया गया है। नीट और जेईई की क्लासेस भी यहाँ चलती हैं। 9th 10th 11th 12th साइंस और आर्ट की क्लासेस चलती हैं। और इनके अलावा वनडे में तो आप जानते हैं सारी क्लासेस चलती हैं। तो स्वागत है आप सभी का। विजय गुप्ता, गुड मॉर्निंग बच्चे। युगल हंस, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम भाई। तो चलिए फटाफट आप लोग लाइव आइए और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपनी पढ़ाई में धार लगा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में आपको सफलता मिले। बच्चों, हमने आपके रिव्यूज भी पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा। विजय गुप्ता, देखिए अब तो गवर्नमेंट स्टडी दूसरी बन गई है तो आना चाहिए अब तो, क्योंकि इन्होंने निकालना है वैकेंसी, यूपी पुलिस की निकालना है ना इस महीने अप्रैल में। तो लास्ट या सेकेंड वीक में आना चाहिए। कुछ अप्रैल में आएगी, आपको मुझे लग रहा है कि वैकेंसीज अप्रैल में लोग निकाल लेंगे यूपी पुलिस की। तो बच्चों, रिव्यूज एप्लीकेशंस पर जो आपने दिए हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। कल मैं यही देख रहा था, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू दिया है। चांदनी विश्वकर्मा, गुड इवनिंग बच्चे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम मॉडर्न हिस्ट्री आज तो दिया, लेकिन अभी मेडिवल चल रहा था। एक बार मुझे आप ये बता दीजिए कि लास्ट क्लास में कहां तक बताए थे। पिछली क्लास में आपने कहां तक किया था? प्रिंस, गुड मॉर्निंग। चंदा मौर्य, गुड मॉर्निंग। युगल हंस, बाबर किया था। तो चलिए फिर इसके आगे इस विचार के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। किताबों को दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इससे यही पता चलता है बच्चों कि शांतिपूर्वक काम करो। सिलेक्शन होने के बाद अपने आप शोर हो जाएगा। हमारा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, आपकी सफलता तक हमारी वीडियोस आपके पास रहेंगी। सचिन चौधरी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सचिन। काजल चौहान, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो चलिए फिर आज की क्लास को इस विचार के साथ स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, बाबर वैसे हम आपको मेडिवल में मुगल वंश ठीक से करा देते हैं, मॉडर्न तो आपने अच्छी तरह से किया ही है ना। मॉडर्न तो आपने अच्छी तरह से किया है, तो मुगल वाला हम थोड़ा सा करा देते हैं ढंग से ही। हुमायूं नेक्स्ट मुगल एम्परर है बच्चों। 1530 से 40 और देन 1555 से 56 2 टर्म शासन किया था। हुमायूं शब्द का मतलब भाग्यशाली होता है। हुमायूं का मीनिंग लकी माने भाग्यशाली। लेकिन ऐसा मुगल एम्परर था जो बेहद अभागा था। भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया। सत्ता में आते ही इसकी समस्याएं प्रारंभ हो गईं। तुम्हें गुड मॉर्निंग। अच्छा, शशि नाम है आपका, गुड मॉर्निंग शशि। विजय गुप्ता सर, टाइम पीरियड भी याद करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं, टाइम पीरियड मत याद करिए, कोई जरूरत नहीं आपको। जो फैक्ट बताते हैं उस पर फोकस करिएगा, जो ये बताएंगे ना इस पर। तो हुमायूं शब्द का मीनिंग लकी। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा। ऐसा मुगल किंग था बच्चे जो ज्योतिष में विश्वास करता था। दिन के हिसाब से कपड़े पहन के दरबार में आता था। मंगलवार था रेड कलर का, बृहस्पतिवार था येलो कलर का, शनिवार था ब्लैक कलर का। अर्थात ज्योतिष में विश्वास करता था। ये सोचता था कि पता नहीं कौन सा कलर उसके भाग्य को चमका दे। तो बच्चों, इस तरह से सत्ता में आने के बाद 1532 में
दोराह की लड़ाई लड़ा था। दोराह की लड़ाई, या इसको दोहरिया की लड़ाई भी कहते हैं। बच्चों, यह उत्तर प्रदेश में जौनपुर में पड़ता है। अब देखिए, इस लड़ाई में हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया। ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। दिल्ली आगरा पर कब्जा जमाने के लिए अफगानों का नेतृत्व इसने किया और 1532 में हुमायूं से युद्ध लड़ा। हुमायूं से युद्ध हार गया। महमूद भाग खड़ा हुआ। अफगानों ने देखा कि महमूद बार बार हारता है। बाबर से घाघरा में हारा, हुमायूं से दौराह में हारा। अफगानों ने इसको सत्ता से हटा दिया, इसको नेता पद से हटा दिया। इसके स्थान पर शेर खान को नेता बनाया। बच्चों, शेर खान का असली नाम फरीद खान था। फरीद खान का जन्म 1472 या 1486 में हरियाणा के नारनौल में हुआ था। थोड़ा सा विवादित है इसका, फरीद यानी शेर खान का जन्म कहां हुआ, जिसको बाद में बिल्कुल विजय उत्तर प्रदेश जौनपुर में है, दोराह या दोहरिया। यहीं पर 1532 में हुमायूं के साथ महमूद लड़ा था। इस लड़ाई में महमूद हार गया। अफगानों ने इसको नेता पद से हटा दिया। इसके स्थान पर शेर खान को नेता बनाया। शेर खान का असली नाम फरीद खान था। फरीद का जन्म हरियाणा के नारनौल में हुआ था। इसके पिता हसन खान नारनौल के जागीरदार थे। जागीरदार बोले तो जमींदार टाइप के। बाद में इसके पिता की जागीर ट्रांसफर होकर बिहार के सासाराम में चली गई। हसन अपने परिवार के साथ बिहार के सासाराम में चला गया। हसन खान ने सासाराम की जागीर कुछ समय के लिए फरीद खान को दिया कि लो, इस जागीर को मैनेज करो। फरीद ने सासाराम की जागीर को बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया। जागीरें खूब डेवलप कर गईं, खूब तरक्की कर गईं, फसलें लहलहा गईं, किसान खुशहाल हो गए। फरीद खान की अन्य सौतेली माताओं ने हसन खान पे दबाव डाला कि कहीं फरीद सासाराम की जागीर अपनी जागीर न समझ बैठे, उनके पुत्रों को भी मौका दो। हसन खान ने फरीद से सासाराम की जागीर वापस ले लिया और उनके पुत्रों के सुपुर्द कर दिया। इस बात से फरीद खान अपने पिता हसन खान से रुष्ट होकर जौनपुर चला आया। बच्चे, जौनपुर उत्तर प्रदेश में उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जौनपुर को शिराज ऑफ एजुकेशन कहा गया है, यानी शिक्षा का मुकुट। इस समय कहा गया 15वीं-16वीं शताब्दी में जौनपुर उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र होता था। शिराज ऑफ एजुकेशन कहा गया। सिराज माने क्राउन, शिक्षा का मुकुट कहा गया था। आया, सोचा कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे। पढ़ाई में मन फरीद का नहीं लगा, भागकर दिल्ली आया। दिल्ली में बाबर ने नया नया मुगल वंश बनाया था। सोचा बाबर से मुलाकात होगी और मुलाकात करने के बाद बाबर से कहलवाकर पिता हसन खान पर दबाव डलवाकर सासाराम की जागीर अपने नाम से करवा लेंगे। लेकिन 2 साल बाबर की सेना में रहा, बाबर की सारी स्ट्रेटजी सीख गया, लेकिन बाबर से मुलाकात नहीं हो पाई। 2 साल के बाद बाबर की सेना को छोड़कर भागकर दक्षिण बिहार में आ गया। बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी की सेना में सिपाही की पोस्ट पर ज्वाइन कर गया। बाद में बहार खान लोहानी ने उसे अपने पुत्र जलाल खान का शिक्षक नियुक्त कर दिया। एक बार बहार खान कहीं जा रहा था, रास्ते में एक शेर ने बहार खान पर हमला कर दिया। साथ में फरीद खान भी था। शेर से लड़ गया, एक ही वार में उस शेर को ढेर कर दिया। इससे बहार खान बड़ा खुश हुआ और उसे शेर खान की टाइटल दिया था। तो दक्षिण बिहार का एक रूलर था, बहार खान ने फरीद को शेर खान की टाइटल दिया। तब से इसको शेर खान कहा गया। जब बहार खान का देहांत हो गया तो बहार खान का पुत्र जलाल खान शेर खान की महत्वाकांक्षा से डर करके बंगाल भाग गया। अब उसके बाद शेर खान को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया। शेर खान ने
चुनारगढ़ बिहार में किला था। चुनारगढ़ की विधवा, चुनारगढ़ की एक महिला विधवा थी जिसका नाम लाड मलिका था। लाड मलिका से शेर खान ने शादी कर लिया, चुनारगढ़ का किलेदार बन गया। बाद में रोहतासगढ़ का किला भी जीत लिया और इस तरह से इसकी तरक्की होने लगी, पावर बिहार में बढ़ाने लगा। हुमायूं की समस्या यहां से बढ़ने लगी। बच्चे, हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ अभियान आयोजित किया। शेर खान से 2 लड़ाई लड़ा, तो आगे हम आपको यही बताने वाले हैं, लेकिन एक घटना और बीच में है। 1535-36 की बात है। मांडू मध्य प्रदेश में है, मांडू का किला एमपी में है। मांडू का किंग बहादुर शाह था। बहादुर शाह के अंडर में गुजरात भी था। 1535-36 1535-36 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर अटैक किया। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेज करके हुमायूं से मदद मांगी। तभी से शायद राखी का त्योहार स्टार्ट हो गया। हुमायूं मदद के लिए तो आया, लेकिन बहादुर शाह मुसलमान था। उसने हुमायूं को इस्लाम की कसम दे दिया कि तुम्हें इस्लाम की कसम, तुम तब तक बहादुर शाह पे हमला मत करो जब तक कि बहादुर शाह उस हिंदू रानी को हरा न ले। अब देखिए, बहादुर शाह जब तक हिंदू रानी कर्णावती को हराता, बच्चे, कर्णावती जो थी राणा सांगा की विधवा थी। उनका बेटा राणा उदय सिंह सेकंड था जो कि युवा था। उसके लिए रानी कर्णावती चित्तौड़ का शासन चला रही थी। तो जब बहादुर शाह रानी कर्णावती को चित्तौड़ में हराया, लूटपाट कर भागने लगा, तब हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा किया। बहादुर शाह भागकर मांडू गया, हुमायूं उसका पीछा मांडू तक किया। बहादुर शाह भागकर खंभात की खाड़ी गुजरात में चला गया। बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी गुजरात में जाके शरण ले लिया। हुमायूं आगे नहीं गया। मांडू से हुमायूं दिल्ली लौट आया। इसीलिए लौट आया क्योंकि शेर खान बिहार में बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा था। बिल्कुल प्रिंस, जौनपुर में है दोहरिया। विजय गुप्ता कह रहे हैं थ्योरी में ज्यादा डीप ना ले जाएं, कांस्टेबल का बैच है। तो बच्चे, कांस्टेबल के बैच में तो फिर और ठीक है, वैसे ही पढ़ा देते हैं फिर। चलिए फिर 1539 में बैटल ऑफ हिंदी में लिखते हैं। इसके बाद बच्चों 1539 में चौसा की लड़ाई, यह लड़ाई चौसा बिहार में शेर खान ने हुमायूं को हराया। तो हुमायूं बच्चे इसमें हार गया। शेर खान आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि हुमायूं आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि शेर खान ये बिहार में स्ट्रांग हो रहा था। बहादुर शाह से ज्यादा खतरनाक शेर खान हो रहा था बच्चे। तो हुमायूं को हराया और शेर खान इसी समय शेर शाह की उपाधि लिया था। तो इस तरह से शेर शाह जीत गया और हुमायूं हारने के बाद गंगा नदी में कूद पड़ा। यह चौसा का मैदान गंगा नदी के तट पर था। हुमायूं डूबने लगा। डूबते हुमायूं को एक नाविक भिस्ती ने बचाया। भिस्ती ने बचाया बच्चों। बाद में भिस्ती और हुमायूं आगरा चले आए और शेर शाह पीछा करता हुआ कन्नौज तक आ गया। 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ा। कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। बिलग्राम नामक एक गांव में लड़ा गया था। इस लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को दोबारा हराया। तो बच्चे, बैक टू बैक हुमायूं 2 लड़ाई लड़ा, दोनों में हार गया और फिर शेर शाह ने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया
दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना किया। हुमायूं अपने भाइयों से मदद मांगा, उसके भाइयों ने इसको शरण देने से मना कर दिया। हिंदल ने हुमायूं को अपने महल में 6 महीने तक रोका। हिंदल के महल में हुमायूं 6 महीने तक रुका और हिंदल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री से हुमायूं प्रेम करने लगा, जिसके बाद हिंदल ने हुमायूं को अपने महल से भगा दिया। हुमायूं ने 1541 में हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम को भगा के शादी कर लिया। हमीदा बानो बेगम यह हिंदल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी, तो हुमायूं ने इससे विवाह कर लिया और फिर दोनों डिसाइड किया कि वह ईरान जाएंगे। ईरान का पुराना नाम फारस है। ईरान के किंग शाह तहमाश ने कहा ठीक है आओ हमारे यहाँ, तुम्हें हम शरण देंगे। चलते चलते इनके घोड़े भी मर गए भूखे प्यासे। अब आपको बताएं कि बड़ी मुश्किल से ये आगे बढ़े और अमरकोट पहुंच गए। अमरकोट ये राजस्थान का क्षेत्र था। यहां पर एक किंग थे वीरसाल। बच्चों वीरसाल राजपूत किंग था। इनके महल में हुमायूं हमीदा बानो बेगम रुके और यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म पूछा जाए तो अमरकोट में, राजस्थान के अमरकोट में वीरसाल के महल में हुआ था। पत्नी और पुत्र को यहीं छोड़कर हुमायूं ईरान चला गया और फिर हुमायूं 1555 में ईरान से लौटा। 1555 में हुमायूं ईरान से लौटा और उस समय दिल्ली पर सिकंदर शाह का शासन था। सिकंदर शाह को हरा करके हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था। तो हुमायूं का दूसरा शासनकाल बच्चे केवल 6 महीने तक था। तो इस तरह हुमायूं का देहांत 1556 में हो गया। हुमायूं का देहांत कैसे हुआ? शेरमंडल पुस्तकालय, शेरमंडल पुस्तकालय यह पुराने किले के अंदर शेरशाह सूरी ने बनवाया था। पुराना किला दिल्ली, इसी के अंदर शेरमंडल पुस्तकालय पर पुस्तकें पढ़ने गया था। शाम का समय था, नमाज पढ़ने की आवाज उसके कान में पड़ी। जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने के चक्कर में हुमायूं का पैर स्लिप कर गया। सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे चलाया और हुमायूं का देहांत हो गया। जिस समय हुमायूं का देहांत हुआ उस समय अकबर यानी हुमायूं का बेटा अकबर पंजाब के कलानौर में था। पंजाब के कालानौर में था बच्चे। हुमायूं की डेथ की खबर पहुंचा दिया गया। यहीं पर 1556 में कालानौर में 1556 में अकबर का राजतिलक हुआ था। अकबर का राजतिलक बैरम खान ने किया। तो हुमायूं के डेथ के वक्त अकबर दिल्ली में नहीं था बल्कि पंजाब के कलानौर में था। बैरम खान उसका संरक्षक था। 1556 में अकबर का राजतिलक बैरम खान ने कालानौर में किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हुमायूं कैसे मरा? सीढ़ियों से गिरकर मरा। अकबर उस समय कहां था? पंजाब के कलानौर में था। अकबर का राजतिलक किसने किया? बैरम खान ने। कहां पर? पंजाब के कलानौर में किया। हुमायूं को आने में समय लग गया। हुमायूं के आने में, दिल्ली पहुंचने में काफी वक्त लग गया। और आपको बताएं बच्चों कि इधर दिल्ली पर हेमू ने कब्जा कर लिया। हेमू रेवाड़ी का एक बनिया था। रेवाड़ी के बाजार में नमक और तेल बेचता था। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि आदिल शाह की सेना में सिपाही बन गया। तरक्की करके सेनापति बन गया। हुमायूं की डेथ का फायदा उठाया। 1556 में हेमू ने दिल्ली आगरा पर कब्जा जमा लिया और विक्रमादित्य की टाइटल ले लिया। दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा पूछा जाए तो हेमू था बच्चे। हुमायूं की डेथ के बाद
1556 में दिल्ली पर हेमू ने कब्जा कर लिया था। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा था। यह अंतिम हिंदू राजा, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया था। हिंदू राजा विक्रमादित्य की टाइटल लेते हैं, तो हिंदू किंग विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया था। तो इस तरह से जब अकबर लौटा तो हेमू के साथ युद्ध पानीपत की लड़ाई लड़ा और उसमें हेमू हार गया और फिर हेमू मारा गया। अकबर ने पुनः दिल्ली आगरा पर कब्जा करके फिर से शासन स्टार्ट किया था। बच्चों आपको बताएं कि हुमायूं का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा यह नई दिल्ली में निजामुद्दीन में है। तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के निजामुद्दीन में है। इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। इनको हाजी बेगम भी कहते हैं क्योंकि हज यात्रा करके आई थी। तो इस तरह से दिल्ली में हुमायूं का मकबरा लाल पत्थर से बना है। तो बच्चे लाल बलुआ पत्थर से बना है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी ने खुद बनवा के मरा था। और शेरशाह सूरी का देहांत कैसे हुआ? तो शेरशाह सूरी कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण के समय एक गोला उसके आसपास आके गिरा, जबरदस्त तगड़ा ब्लास्ट हुआ, उसी में जल करके शेरशाह सूरी का देहांत हो गया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। तो बच्चों इस तरह से हुमायूं का मकबरा लाल ताजमहल भी कहलाता है। ये ताजमहल के समान है। ताजमहल का नमूना हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। हुमायूं के मकबरे में 114 मुगल किंग प्रिंस को दफनाया गया है। ताजमहल का नमूना यहीं से लिया गया है, इसलिए इसको ताजमहल के समान कहा गया है, या हुमायूं के मकबरे को लाल ताजमहल कहते हैं। तो इस तरह अकबर बच्चों सत्ता में आया। तो नेक्स्ट मुगल एम्परर अकबर 1556 से 1605 तक शासन किया है। अकबर शब्द का मतलब महान होता है। पूरा नाम इसका अगर आप देखें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसको बदरुद्दीन भी कहा जाता था। बचपन का नाम इसका बदरुद्दीन था बच्चों। और अकबर में अगर आप देखें तो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। ढोल और नगाड़ा बजाने का शौक था। केटल ड्रम और ड्रम को बजाता था। अकबर का सेनापति बैरम खान था। अकबर ने अपने सेनापति बैरम खान को वजीर के पद पर अपॉइंट किया था। चूंकि अकबर 13 साल 4 महीने की उम्र में गद्दी पर बैठा, सबसे युवा मुगल बादशाह था, युवा मुगल एम्परर था, अनपढ़ था, 13 साल 4 महीने की उम्र में गद्दी पर आया। तो बच्चों इस तरह से अकबर जो था बेहद इंपॉर्टेंट किंग है। ठीक है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपको बताएं कि अकबर बदरुद्दीन के नाम से भी फेमस है। लेकिन याद रखिएगा सबसे युवा मुगल एम्परर अगर आपसे पूछे तो मुगल किंग अकबर को लगाइएगा। 13 साल 4 महीने की उम्र में गद्दी पर बैठा, पंजाब से जब लौटा इसकी लड़ाई हुई 1556 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई बच्चे बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देखिए इस लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया। अकबर ने हेमू को हराया। हेमू हार गया। हेमू की हत्या बैरम खान ने किया था। अकबर मना कर रहा था, नहीं माना, हेमू को मार दिया था। वैसे ही आपको बताएं कि बैरम खान
अकबर का वजीर था, मनमानी करता था। चूंकि अकबर नाबालिग था, जैसा मूड में आता वैसा बैरम खान करता। 1556 से 60 तक बैरम खान वजीर पोस्ट पर रहा। महामंगा अकबर की दाई मां थी। महामंगा ने बैरम खान के खिलाफ अकबर से शिकायत लगाई कि बैरम खान राजमहल में प्रवेश कर राजघराने की महिलाओं को छेड़ता है। इस बात से अकबर बैरम खान से रुष्ट हो गया। 1560 में बैरम खान को वजीर पद से हटा दिया। बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। बाद में अकबर के पास आया, बैरम खान आत्मसमर्पण कर दिया। बैरम खान की पूर्व सेवाओं को देखते हुए अकबर ने उसको क्षमा कर दिया और उसको 3 ऑप्शंस दिया। कहा, या तो तुम हज यात्रा पे चले जाओ, जितना भी खर्च आएगा राजकोष से दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया, चाहो तो सूबेदार की पोस्ट पर बन जाओ, किसी स्टेट का सूबेदार बन जाओ। तीसरा ऑप्शन दिया कि आइए दरबार में चुपचाप बैठिए, हस्तक्षेप न करिए। बच्चों, आप समझ सकते हैं, आप यह बात समझ सकते हैं कि एक वजीर के पोस्ट पर और फिर चुपचाप दरबार में आके बैठे और गवर्नर बन जाए, अपमान की बात थी। हज जाने के लिए तैयार हो गया। 1560 में इसको, बैरम खान को, गुजरात के काठियावाड़ बंदरगाह से हज यात्रा के लिए रवाना होना था। लेकिन महामंगा के बेटे अदब खान ने 1560 में बैरम खान की हत्या गुजरात के काठियावाड़ में कर दिया। गुजरात के काठियावाड़ में इसकी हत्या हो गई। अकबर ने बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम को अपने हरम में रख लिया, राजमहल में रख लिया, शादी कर लिया। बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना को खाने खाना की टाइटल दिया। अकबर के 9 रत्नों में था, हिंदी का प्रसिद्ध कवि था। तो बच्चे इस तरह से ध्यान रखें, बैरम खान मारा गया। उसके बाद महामंगा के पास सारी सत्ता आ गई। 1560 से 62 तक महामंगा ने सत्ता चलाया। इसीलिए 2 साल का शासनकाल अकबर का पर्दा शासनकाल कहलाता है। अर्थात जब पुरुष शासक हो, कोई महिला शासन चलाए, तो ऐसे शासनकाल को पर्दा शासनकाल कहते हैं या पेटीकोट शासनकाल कहते हैं। इस तरह अकबर ने तमाम कंस्ट्रक्शन भी कराए हैं। आगरा का लाल किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, दीन इलाही के नाम पर इलाहाबाद में इलाहाबाद शहर बसाया और इलाहाबाद का किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने गया, आमेर के किंग भारमल की पुत्री हरकाबाई से शादी किया। पहला राजपूत किंग था जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर की राजपूत पत्नी हरकाबाई थी, जोधाबाई नहीं थी बच्चों। अकबर ने कुछ लड़ाइयां भी लड़ा। वैसे अकबर के समय में तुलसीदास भी थे जो रामचरितमानस की रचना किए थे, इसलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया है। बच्चों, 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किया था। इबादत खाना यह फतेहपुर सीकरी में बनाया। इबादत खाने का मतलब होता है पूजा स्थल, लेकिन यहां पर प्रत्येक धर्म के लोगों को बुलाकर उनसे धार्मिक वार्तालाप करता था। प्रत्येक धर्म के इंचार्ज को बुलाकर उनसे धार्मिक वार्तालाप करता था। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से प्रत्येक धर्म के इंचार्ज को बुलाता, उनसे उनके धर्म के बारे में धार्मिक वार्तालाप करता। तो तमाम काम इसने किया था। लेकिन बच्चे, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई बेहद फेमस है।
हल्दी घाटी यह राजस्थान में, और आप जानते हैं इस लड़ाई में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे, सिसोदिया वंश के थे। महाराणा प्रताप इस लड़ाई में हार गए थे, लेकिन जंगलों में चले गए, घास की रोटी खाए, मुगलों की अधीनता में नहीं आए। महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि इनकी हाइट 7.5 फीट थी। चेतक इनके घोड़े का नाम था। राम प्रसाद एक हाथी भी था जो बड़ी बहादुरी से इस लड़ाई में लड़ा था। अकबर ने राम प्रसाद हाथी को पकड़वा लिया था, उसका नाम चेंज करके पीर प्रसाद रखा था बच्चों। हाथी का नाम चेंज करके पीर प्रसाद रखवाया, लेकिन वह हाथी अकबर के यहाँ कुछ खाया पिया नहीं, अपने मालिक महाराणा प्रताप की याद में प्राण त्याग दिया था। चेतक के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है। महाराणा प्रताप राणा सांगा के ग्रैंड सन थे, सिसोदिया वंश के थे। बच्चों अकबर ने 1577 में इस समय मनसबदारी प्रथा चलाई थी। अब देखिए, मनसबदारी प्रथा अगर आपसे पूछें तो यह एक सैनिक संगठन था। यह एक सैनिक संगठन था जिसे अकबर ने मंगोलों से लिया था। यह प्रथा मंगोलों से लिया। आपको बताएं कि इससे पहले मुगलों की कोई सैनिक व्यवस्था नहीं थी। पहली बार अकबर ने मनसबदारी प्रथा के अंडर में सेना का विभाजन किया था। सेना का विभाजन किया था बच्चे। अगर आपसे पूछे कि मनसबदारी क्या है, यह एक सैन्य संगठन था। अकबर ने इसको मंगोलों से लिया था और इस तरह से पहली बार मुगलों की सेना को संगठित अकबर ने किया। बच्चे 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना किया था। दीन-ए इलाही यह एक धर्म था, इसे अकबर ने स्टार्ट किया था। इसमें कुल 18 सदस्य थे। दीन-ए इलाही में 18 सदस्य थे। बीरबल यह एकमात्र हिंदू सदस्य थे। इनका असली नाम महेश दास था। तो यह अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम दीन-ए इलाही था। और आपको बताएं, इसमें 18 सदस्य जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक कहता अल्लाह अकबर, दूसरा उसको कहता जिल्ले जलालुद्दीन। एक कहता अल्लाह महान है, दूसरा उसको जवाब देता कि जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, पृथ्वी पर अल्लाह की छाया है। तो यह कहकर आपस में संबोधन करते थे। बाद में अकबर ने दीन-ए इलाही को एक धर्म के रूप में मान्यता दिया था। बच्चों आपको बताएं कि 1600 में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी लंदन में बनी थी। अकबर उस समय भारत में मुगल किंग था। अकबर भारत में मुगल शासक था। लेकिन अगर आपसे पूछें इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो आपको बताएं एलिजाबेथ प्रथम उसमें इंग्लैंड की महारानी थी। यह इंग्लैंड की महारानी थी। तो अकबर की समकालीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 साल का एक अनुदान दिया था। ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्ष का एक ग्रांट दिया कि लो ये कंपनी जाए इंडिया के साथ व्यापार करे। लेकिन ये कंपनी अकबर के समय में इंडिया में नहीं आई। यह कंपनी जहांगीर के शासनकाल में भारत आई थी। तो 31 दिसंबर 1600 को लंदन में कंपनी को एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक ग्रांट दिया 15 साल का। लेकिन अकबर के समय में कंपनी इंडिया नहीं आई, बल्कि जहांगीर के समय में कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। वैसे तो बच्चों 1605 में अकबर बीमारी से मरा था। अकबर का देहांत हो गया। कैसे हुआ?
डिसेंट्री, पेचिस से मर गया। इसका मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो यह सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। 1605 में इसका देहांत हो गया। परंतु बच्चे, अकबर ने अमृतसर की जमीन पंजाब में बीबी भानी को दान में दिया था। बीबी भानी गुरु रामदास की पत्नी थी। यानी कुल मिला के अकबर ने सभी धर्म के लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाई, सेकुलर पॉलिसी अडॉप्ट किया, टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट किया, इसलिए अकबर महान कहलाता है। प्रारंभ में अकबर बदमाश था, बाद में अकबर बिल्कुल बदल गया। अकबर के समय में तुलसीदास थे, इसलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया। अकबर ने अमृतसर की जमीन बीबी भानी को दान में दिया था और सिखों की 5वें गुरु अर्जन देव ने हर मंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़वाई और फिर ये स्वर्ण मंदिर कहलाया। वैसे हर मंदिर साहिब का निर्माण बच्चों गुरु रामदास ने कराया, सोने की परत अर्जन देव ने चढ़वाया। अब देखिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इनमें से पहला अबुल फजल, फर्स्ट अबुल फजल बच्चों, इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी फारसी में लिखा था। अकबरनामा, आईने अकबरी इन्होंने फारसी में लिखा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इनका भाई अबुल फैजी था। अबुल फैजी ने महाभारत का कुछ पार्ट फारसी में अनुवाद किया था। ये फारसी का प्रकांड विद्वान था। इसके अलावा अब्दुल रहीम, बच्चे अब्दुल रहीम, इनको खाने खाना की टाइटल अकबर ने दिया था। अब आपको बताएं कि अब्दुल रहीम ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी के कवि अकबर के दरबार में यही थे बच्चे। अगर आप सुनने हो तो रहीम दास इन्हीं को कहा गया है। यही रहीम दास हैं जिन्होंने रहीम दास के दोहे पढ़ा होगा। रहीमन रहीला की भली, जो पर से चितलाए, पर सत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए। ये रहीम दास इसी समय में थे। और बच्चे इसके अलावा आपको बताएं, टोडरमल, यह अकबर के वित्त मंत्री थे। पहले शेरशाह सूरी के समय में थे। शेरशाह जब देहांत हो गया तो बाद में इसको अकबर ने अपॉइंट किया। शेरशाह के कामों को अकबर के समय में टोडरमल ने पूरा कराया। भूराजस्व कर के दहसाला प्रथा को स्टार्ट किया, जिसको जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। बीरबल, राजा बीरबल भी थे बच्चे, अकबर के तमाम मंत्री थे और कानूनी सलाहकार थे, जिनको आप महेशदास भी कह सकते हैं। मानसिंह, राजा मानसिंह की बुआ हरकाबाई अकबर की पत्नी थी, इसलिए मानसिंह अकबर के समय में उच्च मनसबदार थे। इनके अलावा बच्चे फकीर अजीउद्दीन, यह अकबर के वैद्य थे, राजवैद्य। इनको हकीम हमाम भी कहते थे। तानसेन को कौन नहीं जानता बच्चे, तानसेन महान म्यूजिशियन थे और तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे इनका रियल नेम था। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के दरबार से अकबर के दरबार में इनको भेजा गया था। इन्होंने म्यूजिक के तमाम फॉर्मेट को डेवलप किया बच्चों। और मुल्ला दो प्याजा को तो सभी जानते हैं। मुल्ला दो प्याजा, इनको प्याज का बड़ा शौक था, दो प्याज का बड़ा शौक था। और मुल्ला दो प्याजा यह रसोइये थे। तो इस तरह से यह 9 रत्न थे और अकबर इन 9 रत्नों के द्वारा तमाम काम किया था बच्चे। अकबर होली, दिवाली, दशहरा में शामिल होता था। अकबर झरोखा दर्शन स्टार्ट किया।
यानी सप्ताह में एक दिन विंडो के सामने बैठकर पब्लिक की समस्याओं को सुनता था, जनता दरबार लगाता था। अकबर ने तुलादान स्टार्ट किया, यानी अपने जन्मदिन 15 अक्टूबर के दिन सोने चांदी में स्वयं तौलकर दान दिया करता था, तुला दान। तो अकबर सब धर्मों के प्रति सिंपैथी दिखाया। अकबर के दरबार में प्रत्येक धर्म के विद्वान थे बच्चों। हर धर्म की अच्छी बातें अकबर अपने दीन इलाही में लगाया था। अकबर के डेथ के बाद 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को शेखू बाबा या शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुए थे ना, तो सलीम भी कहते थे, सलीम अथवा शेखू बाबा कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हरकाबाई से पैदा हुए थे। तो बच्चों इस तरह अकबर अपने शासनकाल में एक तो अजमेर गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह करने का दर्शन करने, और दूसरा फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने गया था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दर्शन करने गया था। तो बच्चे जहांगीर नेक्स्ट मुगल एम्परर है। 1605 से 1627 नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। जहांगीर का मीनिंग होता है बच्चे विश्व विजेता, नाम का मीनिंग है विश्व विजेता। लेकिन इसने कोई नई विजय नहीं किया, बल्कि काबुल इंडिया में था बच्चे, काबुल इंडिया में था। इसके शासनकाल में काबुल इंडिया से गायब हो गया था। तो इस तरह से अकबर महान इसीलिए कहलाता था बच्चे, क्योंकि उसकी पॉलिसी जो थी ना सेकुलर थी। सब धर्मों के प्रति उसने सिंपैथी, सहानुभूति की नीति अडॉप्ट किया था। उसके शासनकाल में कोई किसी धर्म की आलोचना कर सकता था। मुस्लिम अगर हिंदू धर्म की आलोचना करें तो हिंदू इस्लाम धर्म की आलोचना कर सकता था। मुल्ला लोगों को सुनना पड़ता था। यदि कोई मनमानी करता तो अकबर मजहर जारी कर देता, जिसमें उनको दंडित किया जाता था। तो बेहद सेकुलर था। तो जहांगीर का वास्तविक नाम अगर देखें तो सलीम था। इसको शेखू बाबा भी कहा गया था, शेखू बाबा भी कहा गया, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। बच्चों देखिए, जहांगीर अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत करने पर उतर आया था। क्यों जानते हैं? जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दिया, क्योंकि अबुल फजल जहांगीर की शिकायत अकबर से लगाते रहते थे। गुस्से में आकर जहांगीर ने अबुल फजल को मरवा दिया। इस बात की खबर अकबर को लगी कि जहांगीर ने मरवाया, इसलिए अकबर जहांगीर को गद्दी नहीं देना चाहता था, बल्कि जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो मिर्जा को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस बात से जहांगीर अपने पिता अकबर से नाराज हो गया, विद्रोह करने पर उतर आया। लेकिन बाद में अकबर जहांगीर के बीच समझौता हो गया। अकबर ने जहांगीर को उत्तराधिकारी घोषित किया। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसका बड़ा पुत्र खुसरो मिर्जा की महत्वाकांक्षा जाग गई। अपने पिता जहांगीर के खिलाफ खुसरो मिर्जा ने 1605 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव के पास गया। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो मिर्जा को विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। इस बात की खबर जब जहांगीर को लगी कि उसके बड़े पुत्र खुसरो मिर्जा को गुरु ने, अर्जुन देव ने भड़काया है, गुरु के ऊपर जहांगीर रुष्ट हो गया और 2500 रुपया फाइन मर दिया। गुरु ने फाइन देने से मना कर दिया। उनके पास पैसे तो थे, पब्लिक फंड के पैसे थे, फाइन देने से मना कर दिया। जहांगीर ने 1605 में गुरु को पकड़वा लिया और उनको टॉर्चर करके उनकी हत्या करवा दिया, जिससे सिख और मुगलों में यहीं से अनबन हो गई। पांचवें सिख गुरु अर्जन देव से गुरु की प्रथा वंशानुगत हो गई, लाइनेज हो गई। अपने बड़े पुत्र खुसरो मिर्जा को भी जहांगीर ने अरेस्ट करवा लिया, उसको अंधा बना दिया। बाद में रहम आ गई, खुसरो की आंखों का इलाज करवाया, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई। लेकिन 1622 में खुसरो मिर्जा का देहांत हो गया। तो एक बेटा तो मर गया। एक खुर्रम बेटा जिसको शाहजहां कहते हैं, उसने भी 1622 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन खुर्रम यानी शाहजहां ने चित्तौड़ के अमर
सिंह को अपने अंडर में ला लिया था और दक्षिणी नीति को काफी स्ट्रांग बना दिया था। चलिए आगे चलते हैं। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी बच्चे, यही तो बता रहे हैं आपको। जोधा जहांगीर की थी, अकबर की हरकाबाई थी। दरअसल अकबर ने जोधपुर के राजा चंद्रसेन को जोधपुर के राजा चंद्रसेन को हटा करके उसके स्थान पर चंद्रसेन के भाई मोटा राजा उदय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। इस बात से मोटा राजा उदय सिंह बड़े खुश हो गए। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई जोधाबाई की शादी का प्रस्ताव अकबर के पुत्र सलीम को दिया था, जिसे अकबर ने स्वीकार किया। अकबर अपने पुत्र सलीम की बारात लेकर जोधपुर गया था और कई रस्में हिंदू प्रथा के हिसाब से करवाई गई थी। अब आप सोचिए, मुगल किंग अगर किसी राजा को कहता कि अपनी पुत्र की डोली या डोला महल में भिजवा दो, तो वह डोली आ जाती थी, और नहीं आती थी तो सेना चढ़ाई कर देती थी। लेकिन पहली बार मुगल किंग अकबर ने इस परंपरा को तोड़ा और अपने पुत्र सलीम की बारात लेकर मोटा राजा उदय सिंह के घर जोधपुर गया और कई रस्में हिंदू प्रथा के हिसाब से निभाई गई थी। इसलिए जोधा बाई अकबर की पत्नी न लगाइएगा, जोधा जहांगीर की लगाना। जोधा जहांगीर से खुर्रम यानी शाहजहां पैदा हुआ था। अगर जोधा अकबर की लगा देंगे, शाहजहां नाजायज हो जाएगा। शाहजहां जहांगीर का बेटा था, शाहजहां जहांगीर का बेटा जोधाबाई से पैदा हुआ था। यही बातें हैं जो आपको बताए हैं। तो बच्चे इस तरह से 1605 की बात है, जहांगीर ने पांचवें सिख गुरु अर्जन देव की हत्या करवाई। पांचवें सिख गुरु अर्जन देव से गुरु की प्रथा वंशानुगत हो गई थी। गुरु का पद वंशानुगत हो गया था और इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर यानी सोने की परत चढ़वाया था। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन गुरमुखी में किया था। आदि ग्रंथ गुरमुखी में इन्होंने किया था। गुरमुखी पंजाबी भाषा इसी से आई है। 5 सिख गुरुओं की वाणी आदि ग्रंथ में है। तो बच्चे इस तरह से सीरियल में लिख देते हैं कि ये सभी पात्र काल्पनिक है ना। सीरियल प्रसारित होने से पहले शायद आप लोग ध्यान से सीरियल का जो प्रसारण होता है पहले आता है, प्रतिदिन आता है, यह सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर इनका किसी कैरेक्टर से मैच कर जाए तो महज एक इत्तेफाक होगा, इसीलिए लिखते हैं सीरियल में। सीरियल और फिल्म 100% सच्चाई नहीं दिखाते हैं, हाँ, लेकिन यह है कि समाज का आईना होता है। कश्मीर फाइल जैसे आप देख रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है। कुल मिला के कश्मीर, कुछ फिल्में होती हैं डॉक्यूमेंट्री होती हैं, फैक्ट पर आधारित होती हैं, लेकिन बच्चे कई सारी फिल्में डॉक्यूमेंट्री नहीं होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अब बताओ, जोधा अकबर पूरी फिल्म बना दी है 3 घंटे की, और जबकि 3 लाइन भी नहीं लिखा गया है, 3 लाइन भी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन पूरी फिल्म बन गई 3-4 घंटे की। इसलिए ठीक है, फिल्में कुछ डॉक्यूमेंट्री होती हैं जिसमें सच्चाई होता है, लेकिन अधिकतर फिल्में जो होती हैं वे कल्पना पर आधारित होती हैं बच्चों। तो आई थिंक आप जानते हैं सब चीजें। फिल्मों के ऊपर भी लिखा होता कि सभी पात्र काल्पनिक हैं। अब ये कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, समझ जा रहे हो। अभी किसी और को बताएं तो कहना गलत बता रहे हो। तो बच्ची 1608 से 1611 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय में भारत आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में लिखा हमने, इसका पहला व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस
यह हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। पहला अंग्रेज व्यापारिक अधिकार के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, लेकिन जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को व्यापार का अधिकार नहीं दिया बच्चों। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पुर्तगालियों को ऑलरेडी व्यापारिक अधिकार दिया जा चुका था। यदि जहांगीर अंग्रेजों को इंडिया में व्यापारिक अधिकार देता तो पुर्तगाली रुष्ट हो जाते और मुगलों का व्यापार काफी नुकसान में जाता। इसलिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। इसको कहा कि तुम अपनी फैक्ट्री बना लो। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्टार्ट किया था। परमिशन थी मछलीपट्टनम में, लेकिन पहली फैक्ट्री 1612 या 1613 में सूरत में स्टार्ट किया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस लगभग 3 साल जहांगीर के दरबार में रहा और 3 साल में इसने फारसी सीख लिया। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की टाइटल दिया। अरे यू आर इंग्लिश खान। तो बच्चे कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था व्यापारिक अधिकार के लिए इसको इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। अब देखिए जहांगीर के समय में इंग्लैंड का किंग जेम्स फर्स्ट था। उसने कैप्टन विलियम हॉकिंस को कहा जाओ जहांगीर से व्यापारिक अधिकार लाओ, लेकिन जहांगीर ने इसको व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अकबर ने पुर्तगालियों को ऑलरेडी इंडिया में व्यापारिक अधिकार दिया था। पुर्तगाली बुरा मान जाते, इसलिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। कहा तुम इंडिया में पहले अपनी फैक्ट्री बनाओ। फैक्ट्री का मतलब गोदाम बनाओ, स्टोर हाउस बनाओ, जहां व्यापार करके सामान रखोगे। फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्री नहीं होगा। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1612 या 1613 में सूरत में थी। तो प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री तो बच्चे पहली ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में थी, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की टाइटल दिया। दरबार में इसका सम्मान भी किया, मनसब दिया था, 400 का मनसब भी दिया इसको। इसके जाने के बाद इसने किंग जेम्स फर्स्ट को बताया कि पुर्तगालियों का समुद्र पर दबदबा है। जब तक उनके प्रभाव को समुद्र पर तोड़ा नहीं जाएगा तब तक व्यापारिक अधिकार नहीं मिलेगा। बच्चे 1615 से 19 के बीच में 1615 से 1619 के बीच में टॉमस रो आया, दूसरा अंग्रेज व्यापारिक अधिकार के लिए जहांगीर के दरबार में आया। अब की बार टॉमस रो अपने साथ जंगी जहाजी बेड़ा ले आया, पुर्तगालियों को समुद्र में हराया, पुर्तगाली जहाजी बेड़े को नष्ट किया। फिर जहांगीर के दरबार में टॉमस रो गया। जहांगीर समझ गया कि पुर्तगालियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी पावर अंग्रेजों की है। इसलिए बच्चों याद रखिएगा टॉमस रो को 1615-16 में बंगाल में व्यापारिक अधिकार दिया था। अब देखिए पहली ब्रिटिश फैक्ट्री, पहला ब्रिटिश कारखाना, पहला ब्रिटिश गोदाम, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट हुई थी। लेकिन अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार कहां दिया गया बच्चों? तो 1616 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक अधिकार दिया था। तो इस तरह से बंगाल में इनको व्यापारिक अधिकार मिल गया, यहां से इनका व्यापार होने लगा। बाद में चलकर जम के इंडिया का शोषण किया बच्चे। अब आपको बताएं जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, असली नाम मेहरुन्निसा था इसका। नूरजहां बच्चे इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा रियल नाम। इसके पिता इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला और इसकी माता अस्मत बेगम थी। और अस्मत बेगम ने भारत में इत्र की खोज किया था। वैसे मेहरुन्निसा ये थी विडो ऑफ
शेर अफगन की विधवा थी। शेर अफगन की हत्या करवा करके नूरजहां नाम चेंज करके जहांगीर ने इसे शादी कर लिया था और इसकी पुत्री थी बच्चे, इसकी पुत्री लाडली बेगम। अब आप देखिए लाडली बेगम जो थी शेर अफगन मेहरुन्निसा की पुत्री थी। बाद में जहांगीर ने इससे शादी कर लिया, वाइफ ऑफ जहांगीर। अब आप देखिए जहांगीर नूरजहां से कोई संतान नहीं थी। मेहरुन्निसा शेर अफगन से लाडली बेगम थी, जहांगीर नूरजहां की कोई संतान नहीं थी। और नूरजहां सबसे दबंग मुगल महिला थी। याद रखिएगा अंतिम समय में जहांगीर बहुत तेज बीमार पड़ गया, बचने की हालत ना थी। तो इस कंडीशन में नूरजहां ने सारी ताकत पावर अपने हाथ में ले लिया था। नूरजहां सबसे दबंग मुगल महिला थी। झरोखा दर्शन पर बैठने लगी, शाही फरमान जारी करने लगी, अपने नाम के सिक्के चलाने लगी। ऐसी मुगल महिला जो संरक्षिका के रूप में शासन करने लगी। पति बीमार हो, शासन न चला पाए, पत्नी सत्ता अपने पास ले ले, शासन चलाए, ऐसे पति को पेटीकोट कहा जाता है। अकबर का शासनकाल 2 साल महामंगा ने चलाया, इसलिए 2 साल का शासन अकबर का पेटीकोट शासनकाल कहलाता है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां सत्ता अपने हाथ में ले लिया, इसलिए जहांगीर को पेटीकोट मुगल किंग कहा जाता है। अंतर यही है, कोई और महिला शासन चलाए तो शासन काल पेटीकोट चलाए कहलाएगा। जैसे मनमोहन सिंह का शासन सोनिया ने चलाया तो पेटीकोट प्राइम मिनिस्टर शासनकाल होंगे, पेटीकोट शासनकाल प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह से अकबर 2 साल का शासन महामंगा ने चलाया, पेटीकोट शासनकाल कहलाएगा। नूरजहां जहांगीर की पत्नी सत्ता चलाया, जहांगीर को पेटीकोट कहा जाएगा। बच्चे नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये अगर आप देखें तो आगरा में, आगरा में व्हाइट मार्बल में बनवाया है, सफेद संगमरमर में बनवाया है। इसको बेबी ताजमहल भी कहते हैं, बेबी ताजमहल। बड़ा खूबसूरत है, छोटा है, इसलिए बेबी ताजमहल कहते हैं इसको, बच्चा ताजमहल। जहांगीर के समय में बना खूबसूरत मकबरा है ये। और वैसे जहांगीर, जहांगीर को चित्रकला प्रेमी, बच्चों जहांगीर यह चित्रकला प्रेमी कहलाता है। इसके शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। इसको न्याय प्रेमी भी कहा गया है, न्याय प्रेमी भी कहा गया है। चित्रकला में जहांगीर का शासनकाल अपनी चरम सीमा पर था। अगर आप बोलें इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल था, बिल्कुल सही है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल। न्याय के लिए जहांगीर ने आगरा किले में न्याय की घंटी लगवाया था। आगरा किले में न्याय की घंटी लगवाया, इसमें लगी सोने की जंजीर यमुना तट पे रखवाया, बिना डर के फरियादी न्याय की मांग कर सकता था। लेकिन कहा गया कि इसमें कंडीशंस था, जो भी बेल बजाएगा पहले उसी की जांच की जाएगी कि जीवन में कभी उसने चोरी चमारी डकैती तो नहीं किया है। यदि किसी भी छोटे क्राइम में दोषी पाया गया तो सबसे पहले उसी को अंदर किया जाएगा, बाद में आगे की कार्यवाही होगी। डर के मारा कोई बिल बजाने नहीं आया। तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा गया है चित्रकला के लिए। जहांगीर चित्रकला प्रेमी था, क्योंकि इसके दरबार के सारे पेंटर मिल करके एक पेंटिंग को पेंट करे तो जहांगीर बता सकता था किस पार्ट को किस पेंटर ने बंद की बैंक पेंट किया है। तो जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखा है, तुझके जहांगीरी, तुझको तुझके जहांगीरी। या जहांगीरनामा, यह फारसी में जहांगीर ने स्वयं लिखा है। दूसरा मुगल एम्परर है अकबर के बाद जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा है।
जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन खूब शराब पीता था, उसका लीवर खराब हो गया था, बीमार रहने लगा था। और बच्चे 1627 में जहांगीर का देहांत हो गया। जहांगीर का देहांत हो गया। नूरजहां ने इसका मकबरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया। आज ये पाकिस्तान में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और जब नूरजहां मर गई 1645 में, नूरजहां का देहांत हो गया, तो इसका मकबरा भी लाहौर में है। तो इसके बाद बच्चे नेक्स्ट मुगल एम्परर शाहजहां सत्ता में आया। अगला मुगल एम्परर 1627 से 1658 तक। तो अगली क्लास में यहां से हम आपको कराएंगे। आज इतना ही समय अलॉट कर रहा है बच्चे, ठीक है। अस्मत बेगम ने ही इत्र की खोज किया था। बिल्कुल, अस्मत बेगम ने इत्र की खोज किया था गुलाब के फूल से। इंडिया में इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। नमस्कार युगल हंस, नमस्कार सभी को। तो अगली क्लास में शाहजहां से बताएंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास में समझ में आया होगा बच्चे। ओके, थैंक यू, बाय।